खालिस्तान, ये नाम बार बार इधर सुनाई पड़ रहा है, ख़ासतौर से कृषि आंदोलन के दौरान। तो मन में ये प्रश्न उठता है, खालिस्तान है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और प्रेजेंट टाइम में इसका क्या महत्व है। क्या हमें इसको जानना चाहिए या इसे बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। तो खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली अगर हम जैसा ये लास्ट जब बहुत हिंसक आंदोलन हो गया था, तब तो ये एक सेपरेट सिख जो है एक कंट्री की डिमांड होने लगी थी, लेकिन इनिशियली ऐसा नहीं था। मैं खालिस्तान के आपको बैकग्राउंड में ले चलता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक इसके बारे में शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन जो हम कह सकते हैं वो बता देता हूँ कि इट वाज अ मूवमेंट फॉर अ सेपरेट सिख सोवरेन स्टेट मेजरली इन एंड अराउंड पंजाब रीजन। तो था क्या ये, शुरू कैसे हुआ था। असल में जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन के दौरान जो है सिख लोगों में एक बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के रोष था कि ट्रेडिशनली जो उनके एरियाज़ थे वो उसमें से काफ़ी सारे एरियाज़ पाकिस्तान चले गए थे। अब उनको अपनी एक आइडेंटिटी ये लग रहा था कि हमारी आइडेंटिटी नहीं रहेगी, हमारा जो कल्चरल जो हमारा एक अलग पहचान है वो नहीं रहेगी और हम इतनी बड़ी हिंदू मेजॉरिटी में जो है कहीं खो जाएंगे। ये बेसिकली उनके अंदर फीलिंग थी। अब लेकिन क्योंकि ये बात तो तय हो चुकी थी कि भारत में अब रिलीजन के बेसिस पे कुछ नहीं होने वाला है, रिलीजन के बेसिस पे किसी को कोई जगह नहीं मिलने वाली है। ये गलती, क्योंकि एक बार अब भारत का मतलब है उस समय कांग्रेस पार्टी ही भारत था, भारत के सारे डिसीजन कांग्रेस पार्टी ही लिया करती थी, हर जगह उसी का रूल था। कांग्रेस पार्टी एक बार रिलीजन के बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके देख चुकी थी। जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में खिलाफत को मिक्स कर दिया था, उसके बाद में क्या हुआ, वो बात कैसे पार्टीशन तक पहुंच गई धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं जब आप कम्युनल चीज़ों को प्रश्रय देना शुरू कर देते हैं तो उसका अंत हमेशा ख़राब ही होता है। तो ये जो सिख लोग थे उन्हें ये तो पता चल गया था कि भाई जो है हमें अलग से एक सिख के बेसिस पे तो नहीं मिलने वाला है स्टेट। तो अभी जो ये अकाली दल है, इन्होंने पंजाबी सूबा की डिमांड चालू की। अब वो पंजाबी सूबा बेसिकली उन्हें ये पता था कि अब भारत का जो भी डिवीज़न होगा, या हो सकता है भारत का डिवीज़न तो नहीं कह सकते, मतलब भारत में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, भारत में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है वो रिलीजन के बेसिस पे नहीं होगा, वो लैंग्वेज के बेसिस पर हो सकता है। तो उन्होंने जो है पंजाबी सूबा की डिमांड चालू कर दी कि जहाँ पर सब पंजाबी लोग रहते हों, ऐसा एक स्टेट बनाया जाए पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के लिए। तो उस समय पंजाब के अंदर हरियाणा भी आता था, राजस्थान का भी कुछ पोर्शन आता था, हिमाचल का भी कुछ पोर्शन आया करता था। खैर शुरू में उनकी बात इग्नोर की जाती रही। फाइनली ये डिमांड तो उनकी 1950s 47 समथिंग से ही चल रही थी, पार्टीशन जब इंडिया का हुआ उसके बाद से ही चल रही थी। तो फाइनली ये हुआ कि स्टेट को ट्राइफरकेट किया गया। अब जब स्टेट को ट्राइफरकेट किया गया तो उसमें से पंजाबी स्पीकिंग जो रीजन था उसे पंजाब बना दिया गया, जो हिंदी स्पीकिंग था उसको हरियाणा बना दिया गया, एक उसमें यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बना दी गई जो दोनों की कैपिटल थी, और जो हिली एरियाज़ थे उसके ईस्टर्न साइड पर उसको हिमाचल प्रदेश उस समय यूनियन टेरिटरी हुआ करता था उसमें मिला दिया गया। इसके बाद भी अभी भी जो सिख कम्युनिटी थी उसे लगा हमारे साथ धोखा हुआ है और हमें जो है जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ख़ासतौर से अकाली दल को। तो क्योंकि उनको ये था कि भाई जो भी नदियाँ वहाँ से पास होती थी उसमें जो है मेजर जो शेयर ऑफ वाटर था उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि खेती किसानी ही मुख्य व्यवसाय हुआ करता था पंजाब में, हमेशा से ही था। तो फिर इस चीज़ को लेकर के रोष बढ़ रहा था और कुछ तो मुद्दे होते हैं, कुछ मुद्दे बनाए जाते हैं, कुछ मुद्दे ख़त्म हो गए होते हैं, फिर से उन्हें जीवित किया जाता है। तो इस प्रकार से ही पॉलिटिक्स चलती है। तो शिरोमणि अकाली दल जो है, जिसको हम एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर जानते हैं, वो असल में एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक रिलीजियस प्रेशर ग्रुप है। तो उन्होंने जो है अपना इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है लोगों को अवेयर करना चालू किया, अपने लोगों को, कि भाई ये जो है हमें एक सिख लैंड मिलनी चाहिए थे अलग से, और हमें जो है इंडिया की गवर्नमेंट इक्वल ट्रीट नहीं कर रही है, हमें जो फैसिलिटी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो खैर अब क्या हो रहा था कि पंजाबी सूबा मूवमेंट जो है ये बढ़ता जा रहा था, अपनी पकड़ जो है बढ़ाता जा रहा था। 66 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद में पंजाब को ट्राइफरकेट कर दिया गया था। उसके बाद भी पंजाबी सूबा जो मूवमेंट है वो बढ़ रहा था। अकाली दल अपनी पकड़ बनाता जा रहा था। कांग्रेस इससे चिंतित थी, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता था कि भाई सत्ता पर उसी की पकड़ होनी चाहिए, और
पूरे देश पर उसी की पकड़ होनी चाहिए। और कांग्रेस का ये एक चरित्र भी रहा है कि जब सत्ता उसके हाथ से चली जाती है तो किसी भी प्रकार से सत्ता को हाथ में लेने के लिए लालायित रहता है, चाहे उसको संवैधानिक कार्य करने पड़े चाहे असंवैधानिक कार्य करने पड़े। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी आपको आगे ये पता चलेगा कि अकाली दल अब धीरे धीरे ग्राउंड गेन कर रहा है वहाँ पर। अब उसके लीडर बन गए हैं प्रकाश सिंह बादल। 67 और 69 के इलेक्शन में कांग्रेस को टफ फाइट देते हैं। उसके बाद में कांग्रेस तो चिंता में पड़ ही जा रही थी कि भाई ये कैसे हो रहा है, हमारे खिलाफ कोई कैसे खड़ा हो सकता है और इतनी टफ फाइट हमको कैसे दे सकता है। कांग्रेस भी अपनी स्ट्रेटजीज बना रही थी, संजय गांधी भी अपनी स्ट्रेटजीज बना रहे थे, जो कि माहिर खिलाड़ी थे इस चीज़ के कि किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके और जो है अपने पक्ष में लाया जाए, किस प्रकार से सत्ता में बने रहा जाए। 72 का इलेक्शन होता है, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, अकाली दल से बहुत ज़्यादा सीटें ले जाती है। अकाली दल को पिछले चुनाव के मुकाबले 19 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस 28 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की पोजीशन में थी। 66 सीटें 104 में से जीती थी उसने पंजाब में। अब अकाली दल को क्या इंट्रोस्पेक्ट करना था, उन्होंने आनंदपुर साहिब वहाँ पर जो है अपनी एक मीटिंग बुलाई, गुरुद्वारा है, और वहाँ पर जो है उनको एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कि बहुत सारे पॉइंट्स थे और जिसमें रिलीजियस और पॉलिटिकल डिमांड्स भी थी। बहुत सारी तो ऐसी डिमांड थी कि भारत में जो भी लोग हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है उनको हथियार रखने की परमिशन दी जाए, वो भी बिना लाइसेंस के। और बेरोजगारी भत्ते वाली बातें थी। और एक ये थी कि भाई जो स्टेट है उसको ऑटोनॉमी दी जाए और पंजाबी स्टेट को ऑटोनॉमी दी जाए और भारत सरकार का जो है रोल वो आपका डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और करेंसी, इन 4 चीज़ों तक रहे और जितनी रेजिडुअरी पावर्स हैं वो सारी स्टेट के पास में रहें। और इसमें बहुत सारी डिमांड्स थी। ये आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन 1973 आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड करके भी उसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी रिलीजियस डिमांड्स भी थी। तो और रिलीजन के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब बड़ी सतर्क थी कि भाई किसी को कोई विशेष रियायतें कांग्रेस सरकार तो खैर नहीं ही देने वाली थी। शिरोमणि अकाली दल, इसको हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी के नाम रूप में जानते हैं, लेकिन ये बेसिकली जेसी जौहरी की एक बुक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, उसका जो 13th एडिशन है उसमें पेज नंबर 591 पे लिखा हुआ है कि SAD should be considered as more of a religious pressure group rather than a political party, as it had been concerned more with the mission of saving the Sikh community from being absorbed into the ocean of Hindu society than with fighting for the cause of a Sikh homeland. तो शिरोमणि अकाली दल जो है बेसिकली रिलीजियस प्रेशर ग्रुप है, ना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, ऐसा मानना है जेसी जौहरी जी का। तो काफ़ी हद तक ये सही भी हैं और वो बेसिकली अपनी एक सिख आइडेंटिटी को मेंटेन रखने की ही सारी लड़ाई है। उसके लिए तरह तरह की बातें हमेशा की जाती रही कि भाई हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही अलग कर दीजिए, ऐसे ही अलग कर दीजिए, वैसे ही अलग कर दीजिए। और ये हुआ कैसे कि पहले जो है पंजाबी जितने भी जो एरियाज़ थे उसमें या तो कहीं मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी या हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अब जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से जब ये लोग विस्थापित होकर भारत में आए तो बहुत सारे एरियाज़ में पंजाब के सिखों की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई। उसके बाद में इनको ये लगने लगा कि भाई अब हम एक टेरिटरी ऐसी डिफाइन कर सकते हैं जिसमें सिखों का बहुमत हो, सिखों की सरकार हो, सिख अपनी पॉलिसी खुद बनाए, जिससे कि उनकी कभी ऐसा ना हो कि अगर वो बाकी यहाँ पर मिक्स हो जाते हैं लोगों में, हिंदू सोसाइटी में, और उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल पावर नहीं रह जाती, उनके पास कोई टेरिटरी नहीं रह जाती, तो कल को ऐसा ना हो कि उनका जो खालसा पंथ है वो समाप्त हो जाए। ऐसे ये सोच जो है वो चल रही थी। अब आप इंडिया टुडे की आपको साइट पे मिल जाएगा, आप डालेंगे संजय गांधी एंड भिंडरवाले, तो अब अकाली दल ग्राउंड गेन कर रहा है। संजय गांधी वहाँ चिंतित हैं कांग्रेस का, तो भाई उनके तो परिवार की ही सत्ता रहनी चाहिए हमेशा और किसी की सत्ता तो हो नहीं सकती इस देश में, ऐसी उनकी फीलिंग रहती है। तो संजय गांधी ने अब इसको काउंटर करने के लिए कि भाई ये तो इनको पता था कि ये रिलीजियस ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप को काउंटर करने के लिए एक रिलीजियस आदमी ही चाहिए। रिलीजियस आदमी उनको मिला भिंडरवाले में। भिंडरवाले को उन्होंने फंडिंग करनी शुरू की, बाकायदा उन्होंने भिंडरवाले का इंटरव्यू किया था और ये देखा कि जब वो दबंग छवि का आदमी है तभी उसको उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि धीरे धीरे जो है ये मेरे ही खिलाफ हो जाएगा और कांग्रेस पार्टी के ही खिलाफ हो जाएगा और भारत के भी खिलाफ हो जाएगा। खैर इसी बीच जिसने जो है अकाली दल से हाथ मिला लिया भिंडरवाले ने,
इधर से सपोर्ट लिया शुरू में अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब ये बेसिकली पूरे पंजाब का भ्रमण करता रहता था और एक ये दमदमी टकसाल है उसका ये अध्यक्ष था कह सकते हैं। और ये जो है पूरे पंजाब में ट्रैवल करता था और सबको खालसा में वापस आने के लिए बोलता था, जितने भी पंजाबी थे या सिख थे जो बाल काटने लगे थे, थोड़े मॉडर्नाइज हो गए थे, अल्कोहल लेने लगे थे। और उसने हिंदुओं को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। अकाली जो है वो एक मॉडरेट फैक्शन था, वहीं भिंडरवाले का सेक्शन एक एक्सट्रीमिस्ट जो है सेक्शन था और उसे एक सेपरेट स्टेट चाहिए था पंजाबियों के लिए, ऐसा कहने की बात है, लेकिन सिखों के लिए चाहिए था बेसिकली, खालसा पंथ को मानने के लिए। तो अब इन्होंने अपनी जो खालिस्तान की डिमांड करनी चालू की, बहुत उसके लिए वायलेंस किया। हिंदुओं को बसों से उतार उतार के मारा जाता, उनको पंजाब के बहुत सारे एरिया से भगाया जाने लगा, दीवारों पर उनके खिलाफ स्लोगन लिखे जाने लगे, भयानक हिंसा का दौर चला। पुलिस के खिलाफ ये लोग पुलिस को कुछ नहीं मानते थे। यहाँ तक कि कुलदीप नैयर जी का एक इंटरव्यू उन्होंने भिंडरवाले का किया था, तो उन्होंने ये बोला, जब उन्होंने देखा कि इतना हैविली आर्म्ड लोग इसके आसपास खड़े हैं और ये भी वहाँ पर खड़ा है, तो इन्होंने बोला कि भाई आपको इतने आर्म्स की क्या ज़रूरत है। तो उसका जवाब था कि पुलिस भी तो आर्म्स लेकर के घूमती है। तो उन्होंने ये बोला कि भाई पुलिस तो इसलिए घूमती है कि उसके पास अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस पर भिंडरवाले का जवाब था कि भाई उन्हें एक बार मुझसे क्लैश करने दो तो मैं बता दूंगा कि अथॉरिटी किसके पास में है। तो मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही थी, इस लेवल पर आ गई थी कि सरकार और कुछ भी नहीं माना जा रहा था। अब भिंडरवाले ने गोल्डन टेम्पल को अपना रेजिडेंस बना लिया, हम सबको पता था। वहाँ से वो सारा डायरेक्ट करता था कि कैसे डेमॉन्स्ट्रेशन होंगे, कहाँ पर क्या होगा। सरकार के लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में करीब 493 लोग मारे गए, या इसी के आसपास फिगर होगा, एग्जैक्ट नहीं मुझे भी पता। और इसके बाद में जो है सेना के भी बहुत सारे लोग इसमें मारे गए, बड़े ऑफिसर मारे गए। तो उसके बाद में जो है अब ये लेकिन इसको भी इन्होंने एक रिलीजियस, वहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक रिलीजियस ये बना लिया कि भाई ये लोग गोल्डन टेम्पल में घुस गए इंडिया की सेना, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट को बढ़ाने में और इस चीज़ ने इनकी मदद कर दी। अब हिंसा का दौर और भयानक हो गया। इंदिरा गांधी जी की भी इसी वजह से हत्या कर दी गई, उनके ही सिख गार्ड्स के द्वारा। हालांकि उनको ये इनपुट था कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कहा जाता है, पर उन्होंने ऐसा मानने से इनकार कर दिया कि ये लोग मेरी हत्या करेंगे, लेकिन उन्होंने किया। बड़े बड़े लोगों की हत्याएं हुई 80s और 90s के दौरान। पूरा सब तरफ जो है ऐसा दौर जो है हत्याओं का चलता रहा। अब इसमें जो है पाकिस्तान का रोल कहाँ आता है। 1971 में पाकिस्तान जब युद्ध हारा और उसके कायर फौज के 93,000 सैनिकों ने, शायद इतिहास में ऐसा पढ़ा जाता हो कि 93,000 सैनिक कहीं पर सरेंडर कर देते हों। खैर उसने किया तो ये समझ गया कि प्रत्यक्ष युद्ध में हम नहीं जीत सकते हैं भारत से। अब प्रत्यक्ष युद्ध में नहीं जीत सकते हैं तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। यहाँ में इंडिया में जहाँ भी होगा, जहाँ कुछ इंसर्जेंसी होगी, हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम इंडिया की पूरे बॉडी पर जगह जगह हम इतने कट लगाएंगे कि अपने आप ये बिखरने लग जाएगा और ये पूरा नेस्त नाबूद हो जाएगा। इस तरह की उनके मन में चलता ही रहता है। उन्होंने इस इंसर्जेंसी को सपोर्ट करना चालू किया है। ये उनका पहला ऐसा, जो वो मुखौटा लगा करके लड़ाई लड़ते हैं, ये उनकी पहली ऐसी लड़ाई थी कि वो इसको फंडिंग कर रहे थे और सपोर्ट कर रहे थे पूरा। बहुत सारे खालिस्तानी आतंकवादियों को कहा जाता है आज भी उन्होंने शरण दे रखी है या सपोर्ट करते रहते हैं और फंडिंग करते रहते हैं। कुछ इसको सपोर्ट करने वाले सिख डायस्पोरा के भी लोग थे, क्योंकि हमें पता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूके, यूएस, कनाडा में सिखों के पास में अच्छा पैसा है और उसमें जो इस आइडियोलॉजी के लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। आज भी जो ये मूवमेंट अगर कहीं ज़िंदा है, भारत में तो ज़िंदा है नहीं, वहीं पर ज़िंदा है और उसको रिवाइव करने की वहीं से कोशिशें होती रहती हैं, जिसमें कि सिख फॉर जस्टिस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसका नाम अभी आ रहा है इस किसान आंदोलन के बीच में। अब पाकिस्तान का इंटरवेंशन क्यों, कैसे। 1965 में अपनी स्पीच में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला था कि हम 1000 साल तक भारत से युद्ध लड़ेंगे। 71 में पाकिस्तान का आर्मी चीफ ज़ियाउल हक, उसने बोला कि उसने जो ये भुट्टो का 1000 years वॉर को चेंज करके ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स कर दिया। ये डॉक्ट्रिन बना दी नई। ये डॉक्ट्रिन सबसे पहले पंजाब में अप्लाई की गई थी, जम्मू कश्मीर से भी पहले ये
पंजाब में अप्लाई की गई थी। और ये डॉक्ट्रिन क्या थी? यूजिंग कोवर्ट एंड लो इंटेंसिटी वॉरफेयर विद मिलिटेंसी एंड इनफिल्ट्रेशन। मतलब कोवर्ट ऑपरेशन करना है, ओवर्ट में तो हार ही जाएंगे। और लो इंटेंसिटी वॉरफेयर, कभी यहाँ छिटपुट घटना कर दी, कभी वहाँ आतंकवाद की घटना कर दी, कहीं कोई बम विस्फोट कर दिया, कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग कर दी, कहीं लग रहा है कि किसी के अंदर अपने देश के लिए थोड़ा मन में द्वेष आ रहा है, या ये लग रहा है कि उसका अत्याचार हो रहा है, तो उसकी भावनाओं को और भड़का करके उसको फिर बराबर हथियार और ये चीज़ें मुहैया करा करके उसे भी किसी तरह से आतंकवादी के रूप में चेंज करना है कि भाई तुम्हारे साथ तो ये जातिगत रूप से ही भेदभाव हो रहा है, तुम्हारे साथ तो धार्मिक रूप से हो रहा है। और आजकल तो बहुत आसान हो गया है, फेसबुक और ट्विटर के जरिए हम देख रहे हैं कि लोगों को किस तरह से रेडिकलाइज किया जा रहा है। तो ये भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स तो है ही है, एक पाकिस्तान तो है ही। वर्ल्ड लेवल पे इस तरह के तमाम प्लेयर होते हैं, हर एक देश में इस तरह की एजेंसीज, इस तरह की बॉडीज़ होती हैं जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहती हैं दूसरे देशों में, और उस डिस्टर्बेंस में फिर आगे फ्यूचर में कभी ना कभी उनके पास फ़ायदा लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमने देखा है किस तरह से जो रिसीडिंग कॉलोनियल पावर होती है वो जाते जाते कैसे देशों को बर्बाद करके जाती है। हमने इंडिया में देखा है, जब ब्रिटिश गए तो उन्होंने क्या सब करके गए। और ये सब भी जो हुआ, जो सिख खालिस्तान आंदोलन और ये सब हो रहा है, इसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं जो वेरियस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स और अंग्रेज़ों के बनाए ऐसे ऐसे एक्ट्स आए जो कहने के लिए तो भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को सही करने के लिए आए थे, ठीक तरीके से चलाने के लिए आए थे, लेकिन हर एक कानून में आप ये देखेंगे कि एक ना एक क्लास उन्होंने नई डिस्कवर की और उसको एक अलग क्लास आइडेंटिटी देने की कोशिश की, चाहे उसको सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू या रिजर्वेशन के थ्रू, इस तरह से कि हर एक क्लास के अंदर ये आ जाए कि हम एक अलग आइडेंटिटी हैं। और ये उनका शुरू से ही चल रहा था, सबको पता है, बांटो और राज करो की नीति के तहत वो इतना हद तक ले गए, बाद में इसको डिप्रेस्ड क्लासेस से लेकर के विमेन तक लेकर के गए। फिर शुरू में सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक ही था उनका, फिर हिंदुओं में डिफरेंट क्लासेस में, फिर उसके बाद में विमेंस में, उसके बाद एंग्लो इंडियन का अलग। तो इस तरह से उनकी पॉलिसी चल रही थी। उसी की पॉलिसी का कहीं ना कहीं ये एक दूरगामी ऐसा परिणाम है, हम आज तक भुगत रहे हैं बहुत सारी फॉर्म्स में। तो हमको इसमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है और हमको ये जानना है और हमको ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद में बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, जब इंदिरा जी की भी हत्या हो गई, सब हो गया, उसके बाद में और ज़्यादा ये आतंकवाद बढ़ने लगा। कई सारे ग्रुप थे, बब्बर खालसा, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान कमांडो फोर्स, और बहुत सारे थे। ऐसे आतंकवादी खुलेआम पंजाब में घूमते रहते थे। यहाँ तक कि ऐसा बताया गया है 90s में ये लोग गलियों में घूम रहे होते थे और अगर कहीं कुत्ते भी भौंक रहे होते थे तो उनको भी गोली मार देते थे। मतलब बहुत ही बर्बर तरीके से इन्होंने जो है अत्याचार किए। पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे बेअंत सिंह, 1995 में उनको जो है सुसाइड बॉम्बर दिलावर सिंह बब्बर खालसा इंटरनेशनल का था, उसने जो है बम धमाका करके इनको जो है मार दिया। और उसने, क्योंकि ये जो बेअंत सिंह थे, इनको ये क्रेडिट दिया जाता है कि इन्होंने पंजाब से वाइप आउट किया था आतंकवाद को। लेकिन पंजाब से आतंकवाद को वाइप आउट करने में एक और बड़ा फैक्टर था कि बेसिकली जो सिख इंडिया में रहते हैं वो एक देशभक्त कौम रहे हैं शुरू से ही, तो उन्होंने इनका आतंकवादियों की विचारधारा का साथ देना छोड़ दिया था। इसी वजह से जो है पुलिस को ये सक्सेस मिला कि वो पूरी तरह से इसको इरेडिकेट कर पाए। अगर इसी तरह का साथ जम्मू कश्मीर में मिलता तो शायद हम इरेडिकेट कर चुके होते वहाँ भी आतंकवाद को। और उन लोगों की समझ में भी आया कि भारत के ही साथ रहने में उनका फ़ायदा है। अगर वो एक थर्ड स्टेट बीच में बना भी लेते हैं पाकिस्तान और भारत के, तो उनको बखूबी पता है कि कहाँ से और किस ओर से प्रेशर आने वाला है उनके पास में। खैर, इस चीज़ को तो आप छोड़ते हैं। तो अब प्रेजेंट स्टेटस इसका क्या है? इंडिया में तो ये डोरमेंट है। ISI अभी भी इसको रिवाइव करने की कोशिश में लगा रहता है, कभी ना कभी उसको तो कोई ना कोई टूल चाहिए। कुछ आउटफिट्स ऐसे हैं वेस्ट में जो इसको रिवाइव करने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि सिख फॉर जस्टिस, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप है, USA में बेस्ड है। इसी ने ये रेफरेंडम 2020 नाम का एक शगुफा छोड़ा हुआ है। इसका जो फेस है वो है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, और उसने जो है अपनी लंदन डिक्लेरेशन में अगस्त 2018 में अनाउंस किया था कि हम अपना फर्स्ट एवर नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम ग्लोबल सिख कम्युनिटी के बीच में जो है स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो है इससे पूछा जाएगा कि भाई इंडिया से हमें अलग होकर के एक पाकिस्तान को एक सेपरेट इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह से रीइस्टैब्लिश करना है या नहीं करना है। और ये पंजाब के साथ साथ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, केन्या, मिडिल ईस्ट, सब जगह पर इसको करना चाहते थे। और इन्होंने, इनकी एक अपनी एक वेबसाइट भी है, और इन्होंने बोला है कि एक बार ये कंसेंसस हो जाएगा पंजाबी लोगों के बीच में कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए, तो फिर हम इसको लेकर के, अपनी मांग को लेकर यूनाइटेड नेशन और ऐसी डिफरेंट बॉडीज़ में जाएंगे। यही सिख फॉर जस्टिस है जो किसान आंदोलन में फंडिंग के लिए जिसके ऊपर नाम आ रहा है।
और ये जो चीज़ है सिख फॉर जस्टिस और रेफरेंडम 2020, ये मैंने लिया है इंडियन एक्सप्रेस के 12 जुलाई 2019 का जो पेपर है उसमें से लिया है। उसकी हेडिंग थी व्हाट इज सिख फॉर जस्टिस, प्रो खालिस्तान ग्रुप बैंड बाय इंडियन गवर्नमेंट। नवजीवन गोपाल जी की ये रिपोर्ट थी। और अभी यूके, यूएस, कनाडा वगैरह से भी ऐसे इनपुट्स आते रहते हैं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं कि वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इनको सपोर्ट कर रही हैं, और वहाँ का जो भी बड़े बड़े सिख बिजनेसमैन हैं या काम करने वाले लोग हैं जो इस आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं, वो अभी भी फंड पंप कर रहे हैं। इसीलिए इनके पास पैसे की कमी नहीं है। तो हमें ये समझना होगा कि भाई ये इतना सिंपल नहीं होता है। इंटरनेशनल जब रिलेशन में आप जाएंगे तो इतना सिंपल नहीं होता। आप जिसको दोस्त कह रहे होते हैं वो सामने से दोस्त भी होता है, पर वो इंटरनली अपने कुछ ना कुछ और एजेंडाज भी चला रहा होता है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। हम लोग सिंपली मान लेते हैं कि हमारा दोस्त है वो हमारा दुश्मन है। दोस्त और दुश्मन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वक्त, ज़रूरत, उपयोगिता के हिसाब से, अपने हित साधने के हिसाब से दोस्त और दुश्मन होते हैं। ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। और लेकिन हमें अपने बीच में अपनी, कम से कम अपने बारे में तो हम जाने, बाहर वाले के बारे में हम जाने ना जाने, लेकिन अपने बारे में तो हम जाने। ये सारी जानकारी मैंने जुटाई थी isbaba.com से पढ़ा, कुछ एम लक्ष्मीकांत से, कुछ इंडियन एक्सप्रेस से, कुछ इंडिया टुडे की जो ऑनलाइन है उससे पढ़ा है। एक जो पैराग्राफ है वो मैंने जेसी जोहरी की इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स उससे लिया है, मतलब लक्ष्मीकांत ने उससे लिया था तो मैंने भी वही उसको रेफ़र कर दिया है। तो एटलीस्ट हम लोग खालिस्तान के बारे में जानें और पढ़ें, आनंदपुर रेजोल्यूशन के बारे में और पढ़ें, पंजाबी सूबा के बारे में और पढ़ें, कैसे हमारे यहाँ हज़ारों हज़ार लोग मारे गए, सिख और हिंदू इस देश में मारे गए जो कि इस देश के ही बेटे थे, वो भी हम जानें। और हम कैसे ये विभिन्न आंदोलनों में ये लोग घुसपैठ करके आ जाते हैं, हम वो भी जानें। वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे यहाँ कोई आंदोलन चल रहा हो तो आंदोलनकारियों को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ तो लोग आंदोलन करने पहुँच जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि आंदोलन हम कर किस चीज़ के ले रहे हैं, तो वो इतनी बड़ी साजिशों को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए आज जो यूथ है उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है, उसको आगे स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के झगड़े हैं तो हम आपस में भी सुलझा सकते हैं, लेकिन कोई तीसरा इसमें अगर के हम सबका ही नुकसान कर जाए, वैसा ना हो। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।